नमस्कार मित्रों, निराला जी के बारे में जितनी चर्चाएं हम करें उतना ही कम लगती हैं। उसके इस महान शख्सियत के जीवन सोपान के इतने ज़्यादा पहलू हैं, इतने संस्मरण हर घटनाक्रम में छुपे हुए हैं कि आप कहीं भी अगर आप हाथ लगाएंगे इनसे जुड़ी हुई किसी सामग्री के ऊपर तो बहुत सारे प्रश्नों के साथ वो सामग्री कुनमुनाने लगती है, कुछ न कुछ बुदबुदाने लगती है और सामने चीज़ें आती हैं तो बड़ा हम हतप्रभ रह जाते हैं कि हमारे युग में ऐसे व्यक्ति भी हुए। मित्रों, बहुत सारी बातें आप उनके जीवन के बारे में जान चुके हैं। निराला उनका उपनाम था, ये भी आप जानते हैं, और ये भी हम पहले बात कर चुके हैं कि इनका जन्म था वो बंगाल में हुआ था, मिदनापुर में। कहाँ? उत्तर प्रदेश के सूरज नारायण तिवारी असली नाम, और कहाँ बाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से वो प्रख्यात हुए। और जिस बात का मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें पिछले दिनों हमने मेरे ख्याल में फिराक गोरखपुरी साहब और उनके संबंधों के बारे में बात की, और उस विषय को लेकर भी बहुत सारी बातें और भी हैं। इनके कुछ जीवन के प्रसंग जो महादेवी जी से जुड़े हुए, तो उनके बारे में फिर कभी चर्चा आज गांधी और निराला के बारे में कर लेते हैं। मित्रों, ये भी एक रोचक प्रसंग है कि गांधी जी एक बार इलाहाबाद गए और बहुत सारे लोग, साहित्यकार भी, कुछ मनीषी, कुछ चिंतक, कुछ विनोबा भावे के आंदोलन के लोग और कुछ एक गर्म दल के लोग, कांग्रेस के बहुत सारे विचारक किस्म के लोग, समाजवादी विचारक भी आगे उनके स्वागतार्थ आए हुए थे। पर गांधी जी के मन में उत्सुकता थी, अरे वो तुम्हारे इलाहाबाद का वो टैगोर कहाँ है? और ये श्रीमान जी पीछे खड़े थे, तो इन्होंने तत्काल आपत्ति की कि नहीं महात्मा, आपको टैगोर से मेरी तुलना करने का कोई अधिकार नहीं है। और इन्होंने एक लंबा चौड़ा भाषण दे डाला, वहाँ पर ये स्पष्ट किया कि मैं बापू आपके पास लेकर आऊँगा या आपको भेजूँगा सारा का सारा टैगोर का साहित्य, और साथ में भेजूँगा अपना साहित्य। एक बार देख लीजिएगा और उसके बाद आप ये संकल्प स्वयं लेने पे विवश हो जाएंगे कि मेरी टैगोर से तुलना हो ही नहीं सकती। वो कहीं भी मेरे समान कद के नहीं थे। ये बात अलग है कि पश्चिमी मीडिया में उनकी चर्चा ज़्यादा हुई और जो समाचार पत्रों ने उनकी एक ऐसी ऊंची छवि बना दी, लेकिन जीवन की कटु सच्चाइयों से टैगोर कभी रूबरू नहीं हुए। रही बात रविंद्र संगीत की या बंगला भाषा की संस्कृति की, तो जितना ज्ञान टैगोर को था उतना मुझे भी था। मैंने भी आँख उसी धरती पर खोली जिस धरती पर टैगोर ने आँख खोली। मुझे बंगला भाषा उनसे भी ज़्यादा आती है, अंग्रेज़ी मेरी उनसे भी ज़्यादा अच्छी है, और मेरा जो लिखा हुआ है वो मानव जीवन की संवेदनाओं के जितना गहन अध्ययन तक पहुंचता है, जितनी गहराई तक पहुंचता है, वहाँ टैगोर ज़िंदगी भर नहीं पहुंच पाए। इसलिए मेरा आग्रह है बापू कि तुलना करने से पहले आप दोनों का साहित्य ज़रूर पढ़ें। मुझे पक्का विश्वास है कि आपने टैगोर को तो शायद पढ़ा, मेरा साहित्य आपने पढ़ा ही नहीं होगा, वरना आप ये टिप्पणी करने से पहले भी सोचते 2 बार कि आपको ये बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। तो एक आप देखिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिससे अपनी सृजनशीलता पर इतना गर्व है और सृजनशीलता के बारे में वो इतना आश्वस्त है। आश्वस्त क्यों है? कि उसे पता है कि उसने जो लिखा है वह किसी नपे तुले परिवेश के लिए नहीं लिखा। जो क्षण भोगे हैं, जो क्षण देखे हैं, जो क्षण जिए हैं, या जिन क्षणों के साथ जीते हुए लोगों को देखा है, जूझते हुए लोगों को देखा है, और उन पर कविताएं लिखी हैं। और निराला स्वयं कहा करते थे, जब इनकी बहस गांधी जी के साथ चली थी, इन्होंने कहा था, बापू आपसे मेरा आग्रह है, मेरी एक ही कविता पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आप टैगोर को भूल जाएंगे। तो बापू ने रुचिकर रूप से, बापू की आदत थी कि बीच में थोड़ा सा वो चुहलबाजी भी कर लिया करते थे, इसलिए शायद आइंस्टाइन ने उनको चतुर बनिया भी कहा था कि ये सारी काम की बात भी कहलवा लेता है और चतुर आदमी है और पल्ले कुछ नहीं डालता और बहुत गहरा है आप व्यक्ति, ये इसको समझना आसान नहीं है।
तो बापू ने कहा हाँ कविता तो सुनाई दो। और बापू के मन में भी था कि मैंने आज तक निराला के मुख से निराला की कविता नहीं सुनी, ये सौभाग्य मिलता है तो इसी छेड़छाड़ की यही उपलब्धि हो जाएगी। तो तब निराला ने कविता अपनी पढ़ी थी, तोड़ती पत्थर। देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। मित्रों, जब आप कविता को पढ़ेंगे तो आपके सामने साकार एक मजदूरन, एक महिला श्रमिक की जीवन जो यात्रा है, जीवन की जो जूझने की जो प्रवृत्ति है और जिस मानसिकता को वो जी रही है, और वो सारा का सारा चित्र उस कविता में आपके सामने आ जाएगा। देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। गुरु हथौड़ा हाथ उसके और बार बार करती प्रहार। और इसी तरह से स्वेद कण को, ऐसे एक लंबी कविता है जिसका मैं उल्लेख अगर स्मृति के द्वारा करना चाहूँ तो मैं भय भी है कि मैं कहीं अशुद्ध उच्चारण ना करूं, कि निराला के साथ कोई भी अन्याय नहीं हो सकता। जीते जी भी डांटते थे और दिवंगत होने के बाद उनकी आत्मा भी डांटेगी, इस भय से मैं उनकी किसी कविता का उच्चारण जो है वो गलत या प्रस्तुति गलत हो वो ठीक नहीं है। लेकिन मर्म यही था कि उन्होंने इस कविता के माध्यम से एक महिला श्रमिक की जो नियति है और जो जूझने की जो एक प्रकार से मनस्थिति है, उसका जो वर्णन किया वो टैगोर अपनी किसी भी रचना में नहीं कर पाए। यह निराला का भी कथन था और बाद में लोगों ने स्वीकार भी किया कि इसमें कोई संदेह नहीं। टैगोर में एक अलग किस्म की संवेदनशीलता है, जिसे उन्होंने काबुलीवाला और जिसे उन्होंने पोस्ट मास्टर और मिनी के माध्यम से व्यक्त किया, गीतांजलि के माध्यम से व्यक्त किया। लेकिन जहाँ तक जीवन की कटु सच्चाइयों का प्रश्न है, वहाँ निराला अपने समकालीनों से कहीं आगे थे, इसमें कोई संदेह नहीं। और ऐसे कवि को, ऐसे महान हस्ताक्षर को हिंदी जगत के उनको नमन करना चाहिए। और उनके जीवन का जब भी मित्रों आप कोई भी सोपान पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये व्यक्ति किस किस जगह पे कैसे कैसे संवेदनशीलता को अपने साथ बांधे रखा इस व्यक्ति ने। जीवन सारा का सारा ऐसे बीता कि ये कहा जाता है कि उनकी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा क्षण नहीं आया जब निराला ने ये महसूस किया हो कि जीवन जीने के लायक है। ये बात अलग है कि विपरीत परिस्थितियों और विसंगत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने सामाजिक परिवेश के महत्व को कभी हाशिए पर नहीं सरकाया। बाप ने स्कूल से इसलिए हटा लिया कि मैट्रिक में अच्छे अंक नहीं आए, अंग्रेज़ी में आगे नहीं पढ़ने दूंगा। कुछ समय के बाद पिता की मृत्यु हो गई और कुछ दिनों के बाद महामारी का प्रकोप ऐसा चला कि उसमें परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं बचा। और भाई गए जिनसे इनका बड़ा स्नेह था, सगे भाई, और सगे भाई की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी, जिन्हें वो बड़े स्नेह के साथ भाभी कहा करते थे, और इसी प्रकार से माँ पहले ही जा चुकी थी। निरंतर एक हादिसों का सिलसिला निराला के साथ हुआ और सबसे ज़्यादा जब पत्नी का देहांत भी महामारी के कारण हुआ तो उस वक्त काफ़ी हद तक टूट गए। और रही सही जो कमी थी वो अपनी एकमात्र प्रिय बेटी की मृत्यु पर, उसकी मृत्यु पर उन्होंने महसूस किया। सरोज बेटी का नाम था, उसके नाम से एक इन्होंने पूरा का पूरा काव्य संकलन लिखा सरोज स्मृति के नाम से। और सरोज स्मृति के लेखन और प्रकाशन के बाद ये लगभग टूट गए थे। और इसलिए कहते थे कि ये ज़िंदगी जो है इसने इस शख्स के साथ न्याय नहीं किया। एक अच्छे संगीतकार, एक अच्छे श्रोता, एक अच्छे प्रस्तोता कवि सम्मेलनों में भी, और एक जो शास्त्रीय संगीत का अच्छा ज्ञान रखने वाले व्यक्ति और 6 भाषाओं पर कंप्लीट पूरी तरह से अधिकार रखने वाले एक महानायक के साथ नियति ने कभी भी कोई ऐसा बर्ताव नहीं किया जिसे ये कहा जा सके कि उन्हें कुछ तो एक आध सुख का टुकड़ा, धूप का टुकड़ा उनके भाग्य में होना चाहिए था, नहीं था। और इन विपरीत स्थितियों के बावजूद
यद्यपि उनका जो अंत है वो स्किज़ोफ्रीनिया की बीमारी से हुआ, जैसे आप विस्मृति या स्मृति लोप कहते हैं। बहुत सारे कवि और आज भी इस दुनिया में हैं जो स्मृति लोप का शिकार हैं, तो ये भी उसका शिकार हुए और उनको पता नहीं था कि ये कहाँ हैं। लेकिन जो कुछ दिया इन्होंने जीते जी वो अद्भुत था मित्रों। उसका कोई सानी जो है आपके सामने नहीं मिलेगा आपको समकालीन परिवेश में, और शायद अतीत में भी, और शायद आने वाले कल में भी। धन्यवाद।